नमस्ते। एडुवर्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जो कहानियों, लड़ाइयों, शानदार आर्किटेक्चर और कुछ बहुत ही दिलचस्प किरदारों से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के भारत की। हर्षवर्धन के जाने के बाद नॉर्थ इंडिया में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था और उसे भरने के लिए कई नए-नए पावर सेंटर्स खड़े हो गए। जी, जिन्हें हम अक्सर राजपूत काल के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें कन्नौज के राजमहलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात के वो शानदार मंदिर और फिर दक्षिण के समुद्री किनारों से होते हुए कश्मीर की बर्फीली वादियों तक ले जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन राजा कब जीता या हारा। हमारा मिशन है इन कहानियों के पीछे के क्यों को समझना, ये जानने की कोशिश करना कि इन राजवंशों ने ऐसा क्या किया कि उनका असर आज भी दिखता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो उस दौर की सबसे बड़ी और शायद सबसे मशहूर दुश्मनी से शुरू करते हैं, कन्नौज के जयचंद और दिल्ली अजमेर के पृथ्वीराज चौहान। ये सच्ची है जितनी दिलचस्प। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं से इतिहास और कहानी का फर्क शुरू होता है। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि संयोगिता की कहानी शायद एक रोमांटिक कविता है, असलियत नहीं। असली टकराव की वजह रोमांस नहीं बल्कि जमीन और सत्ता थी। इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल करने की एक जबरदस्त रेस चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्रा दोनों ही इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, यानी पूरे इलाके का एक छत्र राजा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जयचंद्र का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बनारस तक फैला हुआ, और उनकी सेना इतनी विशाल थी कि उन्हें दल पंगुल का टाइटल मिला था, जिसका मतलब है विश्व सेना का विजेता। अच्छा। तो टकराव तो होना ही था। और शायद इसी टकराव का नतीजा था 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, जब मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे। कहा जाता है कि जयचंद्रा ने उनकी मदद नहीं की। इसे इतिहास की एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक भूल माना जाता है। बिल्कुल। और इस भूल का असर बहुत जल्दी और बहुत भयानक हुआ। पृथ्वीराज की हार के सिर्फ 2 साल बाद 1194 में गोरी की सेना कन्नौज के दरवाजे पर खड़ी थी। इटावा के पास चंदावर में एक भयंकर युद्ध हुआ। जयचंद्र अपनी पूरी ताकत से लड़े। सोर्सेस के मुताबिक उनके पास हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना थी और शुरुआत में तो पलड़ा उनकी तरफ ही झुका हुआ था। तो फिर आखिर हुआ क्या? इतनी बड़ी सेना हार कैसे गई? क्या ये सिर्फ एक तीर की बात थी जो जयचंद्र की आंख में जा लगा जैसा कि बताया जाता है, या कहानी में कुछ और भी है? क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ राजा के गिरने से इतनी बड़ी सेना बिखर जाए। देखिए, वो एक तीर निर्णायक मोड़ जरूर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी बात सही है, वजहें और भी गहरी थी। उस दौर की सेनाएं अपने राजा के इर्द गिर्द ही लड़ती थी। राजा उनका मोराल था, उनका कमांड सेंटर था। जैसे ही जयचंद्र हाथी से गिरे, सेना में ये खबर आग की तरह फैल गई कि राजा मारा गया। तो कोई प्लान बी जैसा कुछ था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई सेकंड इन कमांड का सिस्टम उस तरह से था ही नहीं। सेना का दिल टूट गया और उनमें भगदड़ मच गई। ये किसी एक सेना की कमजोरी नहीं, बल्कि उस समय के युद्ध करने के तरीके की एक कमी थी। लीडर गिरा और पूरी सेना बिखर गई। और इस एक हार ने नॉर्थ इंडिया में तुर्की शासन की नींव रख दी। सही बात है, लेकिन ये दौर सिर्फ लड़ाइयों और राजनीतिक दांवपेच का तो नहीं था। कई शासक ऐसे भी थे जो अपनी तलवार से ज्यादा अपनी कलम, अपनी सोच और अपने बनाए हुए शानदार स्ट्रक्चर्स के लिए जाने जाते हैं। मेरे जहन में सबसे पहला नाम मालवा के राजा भोज का आता है। राजा भोज तो उस दौर के एक अजूबे थे। उन्हें कविराज का टाइटल मिला था, लेकिन वो सिर्फ कवि नहीं थे। आप उन्हें उस समय का एक सुपर जीनियस या कह सकते हैं एक तरह का इलॉन मस्क समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक ही इंसान आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मेडिसिन सब पर किताबें लिख रहा है। सोर्सेज में उनकी लिखी 20 से ज्यादा किताबों का जिक्र है, जैसे समरांगण सूत्रधार जो आर्किटेक्चर पर हैं और सरस्वती कंठाभरण जो ग्रामर पर। और उन्होंने धार में भोजशाला नाम का एक संस्कृत कॉलेज बनवाया था, है ना? जी बिल्कुल। और भोपाल का मशहूर बड़ा तालाब जिसे भोजताल कहते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। उनकी मौत पर एक कहावत मशहूर हुई, अद्यधारा निराधारा, मतलब आज राजा भोज के बिना धारा नगरी बेसहारा हो गई। कमाल है। और ये सिर्फ मालवा तक ही सीमित नहीं था। गुजरात के सोलंकी वंश के समय को तो गुजरात का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहां भी तो आर्किटेक्चर के कुछ बेहतरीन नमूने बने थे। बिल्कुल।
सोलंकियों के मंत्री विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए, जिनकी संगमरमर पर की गई नक्काशी देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और फिर पाटन में बनी रानी की वाव। हाँ, रानी की वाव, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जी, और ये कोई मामूली बावड़ी नहीं है। ये जमीन के नीचे बना एक 7 मंजिला उल्टा मंदिर है। इसकी दीवारों पर हजारों मूर्तियां हैं जो उस समय की कहानियां कहती हैं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा अजूबा है जो सच में देखने लायक है। और जब हम आर्किटेक्चर और एक मजबूत शासन की बात करते हैं तो दक्षिण के चोल साम्राज्य को कैसे भूल सकते हैं। वो राजपूत नहीं थे, लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक तो जरूर थे। चोलों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वो उस समय की एक सुपर पावर थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो राजराज प्रथम ने बनवाया, वो तो बस एक शुरुआत है। चोलों की असली ताकत 2 चीजों में थी। पहली, उनकी नेवी, उनकी नौसेना। हाँ, उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। राजेंद्र प्रथम के नेतृत्व में उनकी सेनाएं समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य, मतलब आज के इंडोनेशिया, मलेशिया तक पहुंच गई थी। ये तो अविश्वसनीय है। और दूसरी खासियत क्या थी? उनकी दूसरी और शायद सबसे बड़ी खासियत थी उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम। यानी गांव का शासन गांव वाले खुद चलाते थे। हाँ, ये 2 लेवल पर काम करता था। और जो गांव के सभी जमीन मालिकों की एक आम सभा थी, और सभा या महासभा, ये सिर्फ ब्राह्मणों की एक ज्यादा व्यवस्थित कमेटी थी जो मंदिरों और जमीन के अनुदानों को मैनेज करती थी। और उनके पास अधिकार भी काफी थे। उनके पास अपने नियम बनाने, टैक्स वसूलने और न्याय करने तक का अधिकार था। ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। और हाँ, उनकी बनाई नटराज की कांस्य की मूर्तियां तो आज भी भारतीय कला का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। एक तरफ ये महान निर्माता थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजवंश भी थे जिनकी पहचान ही उनका स्वाभिमान और उनकी आजादी की लड़ाई बन गई। यहाँ मेवाड़ का गोहिल वंश हमेशा याद किया जाता है। हाँ, मेवाड़ की कहानी ही प्रतिरोध की कहानी है। उनके संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं सदी में ही अरब आक्रमणकारियों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था। एक हिस्टोरियन है सीवी वैद, उन्होंने तो उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, वो फ्रांसीसी योद्धा जिसने यूरोप को बचाया था। और यही परंपरा आगे भी चलती रही। बिल्कुल। इसी परंपरा में एक नाम आता है राव चंद्रसेन का, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहते हैं। बिल्कुल। राव चंद्रसेन ने अकबर के समय में कभी हार नहीं मानी। जब राजस्थान के बड़े बड़े राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब चंद्रसेन ने जीवन भर पहाड़ों में रहकर मुगलों से संघर्ष करना चुना। वो महाराणा प्रताप के प्रेरणा स्रोत थे। अच्छा, इसी दौर की एक कहानी है जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। जब शेरशाह सूरी ने कहा था कि वो मुट्ठे भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता, ये किस राजा के बारे में था और इसमें इतनी क्या खास बात थी? ये शानदार कहानी मारवाड़ के ही एक और महान शासक राव मालदेव से जुड़ी है। 1544 में गिरी सुमेल की लड़ाई में उनका सामना शेरशाह सूरी से हुआ। शेरशाह ने एक चाल चली और मालदेव के कैंप में ये अफवाह फैला दी कि उनके 2 सबसे वीर सेनापति जैता और कूपा उससे मिल गए हैं। तो मालदेव को उन पर शक हो गया। जी, और वो मैदान छोड़कर चले गए। लेकिन जैता और कूपा ने अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के लिए सिर्फ कुछ हजार सैनिकों के साथ शेरशाह के 80,000 की सेना पर हमला कर दिया। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि शेरशाह की सेना के पैर उखड़ गए। बड़ी मुश्किल से जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से ये शब्द निकले। ये उस छोटे से राज्य के अदम्य साहस को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। एक तरफ मेवाड़ और मारवाड़ जैसे राज्य थे जो मुगलों से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ आमेर के कछवाहा जैसे भी थे जो उनके सबसे करीबी सहयोगी बन गए। और यही उस दौर की राजनीति की जटिलता को दिखाता है। आमेर के राजा भारमल पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने अपनी बेटी हरखा भाई की शादी अकबर से की। और उन्हीं के पोते राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक बने। हाँ, और मुगल सेना के सबसे बड़े सेनापति भी ये वही मानसिंह थे जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगल सेना को लीड किया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये धोखा था या अपने राज्य को बचाने और शक्तिशाली बनाने की एक राजनीतिक मजबूरी? बिल्कुल, उस समय रिश्ते और वफादारी दोनों दांव पर लगे थे। राजस्थान के रेगिस्तान में स्वाभिमान और राजनीति की ये जो कहानी चल रही थी, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अगर हम यहाँ से उत्तर की ओर पहाड़ों में चलें तो कश्मीर की अपनी एक बिल्कुल अलग और अनूठी दुनिया थी। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। कश्मीर का इतिहास बाकी भारत से थोड़ा अलग थलग चलता था।
और इसकी सबसे अच्छी जानकारी हमें भारत के पहले इतिहासकार कल्हण की किताब राजतरंगिणी से मिलती है। राजाओं की नदी। हाँ, राजाओं की नदी। और कश्मीर की कहानी में कुछ बहुत ही पावरफुल महिला शासकों का जिक्र है, जैसे रानी दिद्दा। रानी दिद्दा कश्मीर की राजनीति पर लगभग 50 साल तक छाई रहीं। वो एक शानदार डिप्लोमैट थी, लेकिन साथ ही बेहद क्रूर भी। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि अपने पोतों तक को रास्ते से हटा दिया था। मतलब उनकी कहानी दिखाती है कि उस दौर में सत्ता की भूख लिंग नहीं देखती थी। सही कहा। उन्हें कश्मीर की कैथरीन कहना गलत नहीं होगा। कश्मीर में एक और बड़ा दिलचस्प और विरोधाभासी किरदार हुआ राजा हर्ष। हर्ष एक क्लासिक केस स्टडी है। वो खुद एक विद्वान, कवि और संगीत का जानकार था। उसने नई तरह के सिक्के और फैशन चलाए, लेकिन दूसरी तरफ वो इतना क्रूर और लालची था कि जब राज्य में पैसों की कमी हुई तो उसने मंदिरों को लूटना और मूर्तियों को पिघलाना शुरू कर दिया। इसीलिए उसे कश्मीर का नीरो भी कहा गया। जी, कल्हण के पिता हर्ष के दरबार में मंत्री थे, इसलिए उन्होंने उसका बहुत आंखों देखा और डिटेल्ड वर्णन किया है। लेकिन कश्मीर में सिर्फ क्रूरता और साजिशें ही नहीं थी, वहाँ इंजीनियरिंग का भी एक कमाल का काम हुआ था। हाँ, और ये कहानी आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। उत्पल वंश के राजा अवंतीवर्मन के समय में उनके इंजीनियर सुइया ने एक शानदार काम किया। उन्होंने झेलम नदी के रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को हटवाकर उसके प्रवाह को कंट्रोल किया और नहरों का एक जाल बिछा दिया। इससे तो बहुत फर्क पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। इस एक काम ने कश्मीर को बार बार आने वाली बाढ़ से बचाया और खेती की पैदावार इतनी बढ़ा दी कि सोर्सेस के मुताबिक चावल के दाम बहुत ज्यादा गिर गए थे। ये दिखाता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर मिलकर लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। तो आज हमने इस दौर के अलग अलग रंग देखे। चौहानों का प्रतिरोध, राजा भोज और सोलंकियों की कला, चोलों की समुद्री ताकत और उनका अद्भुत एडमिनिस्ट्रेशन, मेवाड़ का स्वाभिमान और कश्मीर के अनूठी दुनिया। तो इन सब कहानियों को जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है, इसका मतलब क्या निकलता है। अगर हम इन सभी सोर्सेस को एक साथ देखें तो एक बात साफ है, इन राजवंशों में टैलेंट, बहादुरी, कला या गवर्नेंस की कोई कमी नहीं थी। चोलों का ग्राम प्रशासन हो, सुयक की इंजीनियरिंग हो या राजा भोज का ज्ञान, सब अपनी अपनी जगह पर शानदार थे। लेकिन एक सेंट्रल पावर की कमी और उससे भी ज्यादा आपस की दुश्मनी ने उन्हें कभी एक होकर एक बड़ी शक्ति नहीं बनने दिया। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि उस दौर की राजव्यवस्था का डीएनए ही ऐसा था कि वो स्थायी गठबंधनों को पनपने ही नहीं देता था। मतलब हर राजा का अंतिम लक्ष्य चक्रवर्ती सम्राट बनना था। बिल्कुल। और इस होड़ में किसी दूसरे को सहयोगी की तरह देखना लगभग नामुमकिन था। ये कोई व्यक्तिगत भूल नहीं, बल्कि शायद उस दौर की राजनीतिक मजबूरी थी। और मैं एक आखिरी विचार के साथ लिसनर्स को छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो सोच सकते हैं। हमारे सोर्सेज में उड़ीसा के गजपति वंश का एक जिक्र आता है। कहा जाता है कि वहां चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन का असर इतना गहरा हुआ कि राजा और प्रजा युद्ध और सेना से विमुख होकर भक्ति में डूब गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य सैन्य रूप से बहुत कमजोर हो गया। जी, ये एक बहुत पेचीदा सवाल खड़ा करता है। हम इतिहास में भक्ति और आध्यात्मिकता को हमेशा एक पॉजिटिव ताकत के रूप में देखते हैं, पर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता और सैन्य शक्ति के लिए यही भक्ति एक कमजोरी बन जाए?